हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन ऑल इन वन क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं आपका दोस्त बहुत बढ़िया। और आशा करता हूँ कि आप सभी भी बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वो क्या होने वाला? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। और थ्योरी तो हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैश फ्लो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर क्वेश्चन या पेपर जो है अधूरा रहता है। तो कैश फ्लो, बिना कुछ टाइम वीडियो में वेस्ट करे हुए हम अपने आगे के लेक्चर में चलते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हम क्यों बनाते हैं? सर, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट बोलता है बनाने को, इसलिए हम क्या करते हैं? बनाते हैं। तो कंपनीज एक्ट कौन सा? स्टैंडर्ड 3 AS 3, यानी कंपनीज एक्ट का जो स्टैंडर्ड 3 है वो कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हर कंपनी को बनाना कंपलसरी है। तो सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों कुछ नहीं, पूरे साल भर में आपकी कंपनी में कितना कैश आया और पूरे साल भर में आपकी कंपनी से कितना कैश गया, उसी को क्या करना? समरी करना, उसी को रिकॉर्ड करना। क्या कहलाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। तो एक बार हम डेफिनेशन पढ़ ले। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है बच्चों? बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो भी आता है। ठीक है, जो कि क्या बताता है? शो करना मतलब बताना। इनफ्लो क्या क्या हुआ है, आउटफ्लो क्या क्या हुआ है, किसका? कैश का या कैश इक्विवेलेंट। सर, कैश तो समझ आ गया, कैश इक्विवेलेंट बच्चों बैंक बैंक में भी तो पैसे आ सकते हैं। हम डिजिटली दुनिया में आ गया है। आपको पता है कैश तो कम हो गया, लेकिन आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन किससे कर रहे हैं? बैंक से कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश का और बैंक में जो पैसा है उसका क्या करना? एक रिकॉर्ड रखना। ठीक है। इट एक्सप्लेन, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आल्सो बताता है कि हमें कैश किस किस तरीके से जनरेट हुआ है और हमने बिजनेस में कहाँ कहाँ यूज करा है। ठीक है बच्चों। तो देखो, अभी हमने जैसे ऊपर एक वर्ड आया था क्या? कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश जो कि हमारे पास कैसे है? हैंड, हाथ में। अभी रिसेंटली आप पर्स से निकाल के कितना कैश दे सकते हो? समझ वाला कंपनी का पर्स है, कंपनी के पर्स से निकाल के आप तुरंत कितना कैश गिनवा सकते हो? तो वो क्या हो गया? हमारे पास कैश इन हैंड। सपोज कर लो आपके पर्स में नहीं है, तो आप क्या सकते हो कि मैं ऑनलाइन अभी खोल के बैंक में दिखा सकता हूँ। तो बैंक में आप कितना दिखा सकते हो? वो क्या होगा? कैश एट बैंक। ठीक है। फिर जो ये तो हो गया हमारा कैश का पार्ट। फिर कैश इक्विवेलेंट के पार्ट में क्या आता है? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, यानी शेयर। सबसे बेस्ट एग्जांपल है शेयर। यानी आपने ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करा जो तुरंत अगर अभी आप बेच दोगे तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट में बिकेगा वो। ना प्रॉफिट में तो आपने जितना रुपये लगाया उतना रुपये तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे ट्रेजरी बिल होगी, 3 मंथ की डिपॉजिट होगी, यानी 3 महीने। यानी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आप कैश में 3 महीने के अंदर कर सकते हो, वो क्या हो जाता है? कैश इक्विवेलेंट हो जाता है। यानी वो ऐसा शेयर या फिर वो ऐसा बॉन्ड, जैसे गवर्नमेंट से आप कई बार क्या होती है, गवर्नमेंट एक ट्रेजरी बिल इशू करती है। यानी गवर्नमेंट बताती है कि आप क्या कर लो, इस ट्रेजरी बिल को खरीदो। यानी एक डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट कहती है अभी आप क्या कर दो, मुझे पैसे दे दो, 3 महीने बाद मैं आपको क्या कर दूंगी? आपको पैसे रिटर्न कर दूंगी। तो देखो, 3 महीने बहुत ही नॉर्मल पीरियड होता है और हमें जो है क्या, कोई भी जो है इजीली हमें क्या कर देगा? प्रोवाइड कर देता है। तो 3 महीने के अंदर कोई भी ऐसा बिल जो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव, यानी क्यों हम बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के? तो सबसे पहला, असेस कर सके लिक्विड पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। यानी बिजनेस के पास लिक्विडिटी कितनी है, यानी उसके पास कैश कितना है। यानी अभी अगर रिसेंटली अगर कंपनी को बंद कर दिया जाए तो क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि वो अपने सारी लाइबिलिटी को पे कर सके? ठीक है। अंडरस्टैंड, ये समझ सके कि उसने पैसे को कहाँ कहाँ यूज़ करा है। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज़ करा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज़ करा है, यानी कहाँ यूज़ करा है उसने। फाइनेंशियली प्लानिंग, यानी फ्यूचर में अगर सपोज करो कंपनी कोई प्लान, यानी कंपनी कह रही है कि मैं अपने आप को बड़ा करना चाहती हूँ, तो वो अगर उसके पास क्या करेगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेगी, वो जानेगी कि उसके पास कैश कितना है या फिर उसने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखा है। क्या फ्यूचर में उन पैसों का यूज़ जब वो करना चाहिए तो हो सकता है? तो क्या करना? फाइनेंशियली प्लानिंग में हेल्प करती है। इवेलुएट करती है कि क्या कंपनी की एबिलिटी कितनी है, यानी वो डिविडेंड कितना पे कर सकती है या फिर डेट, यानी कंपनी के पास जो है पोजीशन, यानी कंपनी की फाइनेंशियली पोजीशन कितना है। यानी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है, क्या उससे वो डिविडेंड पे कर सकती है? इतनी बढ़िया कंडीशन है कंपनी की। या फिर कल ही को मान लो कल को कोई ऐसी घटना घट जाए और सारे क्रेडिटर, यानी जिससे कंपनी ने लोन ले रखा, सब आ जाए एकदम से उठ के और क्या मुझे पैसा दे, मुझे नहीं पता कैसे भी करके पैसे दे, तो क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि तुरंत ही तुरंत पैसे दे दे? यानी वो मान भी नहीं रही है, कंपनी कह रही है कि कम से कम 2 महीने 3 महीने का टाइम दे दो, तो बोले नहीं, तुरंत अभी का अभी खड़े खड़े दे पैसे। तो कंपनी के पास कितनी पोजीशन है, यानी कंपनी इस सिचुएशन में वो खड़े खड़े पैसे दे सकती है उन्हें। तो ये सब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। इन्हीं के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करते हैं? बनाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट का? सबसे बड़ा फीचर से इंपॉर्टेंस होता है जनरली बच्चों। क्या मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है, यानी मैनेजमेंट जान पाते हैं उनके पास कैश कितना है। ठीक है। इन्वेस्टर, यदि कोई भी इन्वेस्टर, ठीक है, क्राइटर, ये वो क्राइटर मान लो वो हो गया, यानी कोई भी जो क्राइटर सामान उधारी पे कंपनी को देता है, तो वो देखता है क्या कंपनी के पास इतना पैसा है जो मुझे पैसा चुका देगी। इन्वेस्टर कौन? जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ये देखता है कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है। क्या कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बढ़िया है, यानी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बढ़िया है, तो क्या करेगा? कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। एक्चुअली कैश प्रॉफिट कितना, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये जानने के लिए। ठीक है
मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट अलग होता है। हाँ, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है और सॉरी अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट जो है दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती है, वो हम आगे डिसाइड पढ़ने वाले हैं। आगे जो मैं आपको फॉर्मेट पढ़ाऊंगा उसमें आपको मैं बढ़िया से बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी अगर हमें छोटे टर्म के लिए प्लान करना कुछ भी, तो हम क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के हम प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। अगर आपको मान लो ऑब्जेक्टिव में 2-3 पॉइंट याद है और इंपॉर्टेंस के 2-3 पॉइंट याद है, तो आप दोनों जगह ही सेम जैसी चीज़ें लिख सकते हो। दोनों का मतलब पर्पज एक है, क्या, कंपनी के फाइनेंशियली पोजीशन को बताना। तो बच्चों, जैसा कि हमने बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट डिटेल में पढ़ा था, उसी प्रकार हम आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एक्टिविटी क्या हम पढ़ेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो डे टू डे डेली बेसिस पे कंपनी करती है, ठीक है। यानी डे टू डे बेसिस पे कंपनी के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको ये मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। कैसे, टैक्स कटने से पहले, जैसे इनकम में से अगर आप एक्सपेंस माइनस कर दोगे, जो आपको प्रॉफिट बचेगा वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। फिर उसमें आप क्या ऐड कर दोगे, डेप्रीशिएशन, ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यानी डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन। देखो बच्चों, आपने कोई मान लो मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा है, क्या खरीदा है, मोबाइल फ़ोन खरीदा है, ठीक है। मैंने 10,000 रुपये का आज खरीदा है, तो क्या ये अगले साल इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपये। तो आपने 2,000 रुपये क्यों कम कर दिया, बताओ। आपने कहा कि डेप्रिसिएशन, क्योंकि भाई 1 साल हो गया इस फोन को और तूने 1 साल से यूज़ कर रहा था, इसलिए इसकी वैल्यू कम होगी। तो क्या रियली में कैश में मैंने 2,000 रुपये कम करा है, नहीं, बस अकाउंटिंग एंट्री पास करी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन आपको पता है पीपी यानी फिजिकल आइटम पे लगता है, और इसी का नाम दूसरा है अमोर्टाइजेशन, पर वो किस चीज़ पे हम लगाते हैं, इंटेंजिबल एसिड पे। कोई भी आपने एसिड बेचा जिस पर आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, वो भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसी भी प्रकार का आपने मान लो डिवेंचर इशू कर रखा है, बैंक को क्या करा, इंटरेस्ट पे करा। प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी जाहिर सी बात है, आपको पता है कंपनी क्या प्रोविजन बना के चलती है, किसके रिगार्डिंग, टैक्स। अब कंपनी जाहिर सी बात है प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट में क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है कंपनी प्रॉफिट ना भी कमाए, पर वो आज के टाइम में बैठ के, सपोज कर लो आज दिसंबर है, तो मैं 31 मार्च को कैसे वो कर सकता हूँ, एंटिसिपेट कैसे कर दूँ कि नहीं मैं लॉस कमाऊंगा या मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, एडवांस में अपना प्रोविजन बना के चलते हैं कि सपोज अगर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो इतना मुझे टैक्स पे करना होगा। इन सबको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, किसमें, नेट प्रॉफिट टैक्स में, ठीक है। फिर लेस, जैसे अगर आपको मान लो कोई भी आपने फिक्स एसिड इस साल बेची है तो उस पर लॉस हुआ है, तो आपने क्या करा, ऐड कर दिया। हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट हो जाए, मान लो 10,000 का आपने एसिड खरीदा था, ठीक है, और आपकी बुक में मान लो 5 साल के लिए खरीदा था, 5 साल इस साल में बीत गए, और अभी वो आपकी बुक में 2,000 का दिख रहा है, पर वो किस कबाड़ी वालों से कितने का खरीदा, 3,000 का खरीदा। तो देखो 2,000 आपके हिसाब से कितनी कीमत है उसकी, आपके हिसाब से उसकी 2,000 कीमत है, पर कबाड़ी वाले ने 3,000 रुपये खरीदा, यानी स्क्रैप में 3,000 का बिका था, 1,000 का क्या आ गया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। यहाँ पे इंटरेस्ट आपने क्या करा, रिसीव करा, सपोज को आपने लोन एंड एडवांस दे रखा था किसी को, तो उसके बदले में आप जाहिर सी बात है उससे ब्याज लोगे, एक्सपेक्ट करोगे, तो उससे आपको क्या मिला, इंटरेस्ट रिसीव मिला, तो ये भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। आपने क्या कर रखा, कंपनी जरूर थोड़ी डिविडेंड पे करेगी, कंपनी किसी और कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट भी तो कर सकती है। आपने क्या करा, किसी और कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, उसके शेयर्स परचेज कर रखे हैं, और उस कंपनी ने आपको क्या करा, डिविडेंड पे करा, यानी उस कंपनी ने पे करा तो आपने क्या करा, रिसीव करा, तो आपने क्या करा, डिविडेंड रिसीव, तो इसे भी क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। तो आप एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखो हमने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास नेट प्रॉफिट आया, उसमें ये चीज़ आइटम क्या कर दी हमने, ऐड कर दी, और ये वाली सारी आइटम लेस कर देगी। इसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा, सपोज कर लो ये मिला मुझे आंसर, सपोज कर लो ये आंसर मिला मुझे, तो सपोज कर लो मुझे क्या, मुझे सपोज कर लो ये आंसर मिला, यानी सपोज कर लो मेरे पास 500 रुपये मिला, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, किससे पहले, वर्किंग कैपिटल से पहले, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे ये देखना है क्या कोई करंट एसिड बढ़ा है। सपोज कर लो मेरे पास क्या था, हाँ, मेरे पास सपोज करो इन्वेंट्री, जो कि क्या मेरा करंट एसिड है, मेरी बुक में इन्वेंट्री दिख रही थी 20,000 की, पर वो बढ़ के क्या हो गया, 21,000 रुपये हो गया, यानी उसकी वैल्यू जो है क्या हो गई, बढ़ गई है। तो कोई भी अगर एसिड की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कोई भी एसिड की वैल्यू घटेगी तो मैं यहाँ कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ठीक है। और कोई भी लाइबिलिटी अगर मेरी बढ़ेगी तो क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, और कोई भी लाइबिलिटी घटेगी तो क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। बच्चों दोबारा देखो, एसिड यानी क्या, मैं आपको दोबारा सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पेन बदल लेते हैं सबसे पहले। देखो करंट एसिड, क्या, करंट एसिड, अगर आपको बस इतना याद रखो, करंट एसिड में जो जो मैंने आपको आइटम पढ़ाए थे, जैसे इन्वेंट्री आ गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया, अदर नॉन करंट एसिड आ गया, ये सब चीज़ आ गई। अगर ये वैल्यू आपको बुक में बढ़ेगी तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करना है, घटाना है। अगर आपके बुक में ये वैल्यू घटेगी तो आपको क्या करना है, इसे जोड़ना है। ये आपको रूल देखो याद करना पड़ेगा। कई बार हमें जो है कुछ चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगी, बड़े लेवल पे जाकर समझ आ जाएगी आप ये क्यों करते हैं, पर इस समय बस आपको क्या कर लो, ये याद कर लो कि करंट एसिड बढ़ेगा तो मुझे घटाना है, घटेगा तो मुझे बढ़ाना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो मुझे क्या करना है, बढ़ाना है, करंट लायबिलिटी घटेगा तो मुझे क्या करना है, घटाना है, ठीक है। आई होप आपको ये
समझ आ गया होगा और आपने अपनी नोट्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ आंसर मिला, सपोज करो 500 आंसर मिला था, ये चीज़ आपने बढ़ाना घटाना कर लिया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। एक रूल याद करो, सेल करना है, अगर आपने कोई भी चीज़ सेल करी है तो क्या होगा, आप क्या करोगे से प्लस, और कोई भी चीज़ परचेज करी है तो क्या करोगे आप माइनस। है इसके पीछे रीजन बता सकते हो। देखो, कोई भी चीज़ सेल करोगे तो आपके जेब में पैसा आएगा, और कोई भी चीज़ परचेज करोगे तो आप अपनी जेब से पैसा दोगे। बस ये चीज़ याद रखो, किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। देखो, आपने मशीन खरीदी है यानी परचेज करी है, तो क्या जेब में पैसे आएंगे, नहीं सर, जेब में पैसे जाएंगे, हाँ माइनस कर दो। सेल करी है, सर जेब में पैसे आएंगे, प्लस करो। परचेज करी है इन्वेस्टमेंट, सर जेब से पैसे जाएंगे, माइनस करो। सेल करिए इन्वेस्टमेंट से जेब में पैसे आएंगे, प्लस करो। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, यानी आपने लोन दे रखा था किसी को, उससे पैसे आपको रिसीव हुआ है तो जेब में पैसा है, हाँ सर ऐड कर दो। डिविडेंड किसी कंपनी से मिला, जेब में पैसा है, हाँ सर ऐड कर दो। ठीक है, समझ गए। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपने इतने पैसे रियली में कमाए हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये क्या, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मतलब आपने किस किस को फाइनेंस कर रखा है, कहाँ का पैसे को आपने क्या कर रखा है, ले रखा, किस किस से पैसे। देखो, हो सकता है कि आपने इक्विटी शेयर क्या करा, इशू करा, यानी मैंने शेयर इशू करा तो मेरे जेब में क्या है, पैसे आए, तो यहाँ प्लस कर दो। प्रीफरेंस शेयर को क्या करा, बेच दिया, यानी प्रीफरेंस शेयर मैंने मार्केट में इशू कर रखे थे तो उस समय मैंने क्या करा, पैसा लिया, लेकिन अब क्या है, सामने वाले ने वो बेच दिया, तो मुझे क्या करना होगा, पैसे देना होगा, तो माइनस करो। अगर मैंने डिवेंचर इशू करा, यानी लोन लिया किसी से, तो पैसे आए, प्लस करो। लोन को क्या करा, रीपे करा, पैसे गए, माइनस करो। इंटरेस्ट को क्या करा, पे करा, माइनस करो। डिविडेंड को क्या करा, पे करा, माइनस करो। तो ये प्लस माइनस करने पे जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक लॉजिक याद रखो, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। अगर आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं तो आपको प्लस करना है, आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं तो आपको माइनस करना है। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको वो रूल याद करना होगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का क्या रूल है, थोड़ा सा वो आपको जो है मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, देखो आपने ऑपरेटिंग निकाला, फाइनेंसिंग निकाला और इन्वेस्टिंग निकाला। इन तीनों को जोड़ घटा मतलब इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा। वो क्या होगा आपका आंसर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, और आपके शुरू में जब आप 1 अप्रैल 2000, जैसे मान लो ये 25-26 था, तो 1 अप्रैल 2025 को मेरे पास कितना पैसा था वो ले लो, और जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका इस साल के अंत में, यानी 31 दिसंबर को मेरे पास कितना इस टाइम पे पैसा है, वो आपको क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो ये होता है बच्चों क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। डरो मत, अगर आपको इसमें 60% या 70% भी वर्ड वर्ड समझ आ गए तो मैं आपको नीचे पूरे। तो बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फुल फ्लैश क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अभी तक हमने ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स और उसके बारे में इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया। तो क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो, पूरा मैंने फुल फ्लैश क्वेश्चन लिया, यानी बैलेंस शीट लिया बाकायदा और सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लिए, क्योंकि जनरली यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ पेड क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि करके बैलेंस शीट आइटम को, तभी तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने बैलेंस शीट फिगर की तरफ। तो देखो बच्चों, ये कौन सी ईयर की, 23 ईयर की बैलेंस शीट आई है, 24 की। ऐसी ये 23 की है और ये 24 की। पेन क्यों नहीं चल रहा, ये 23 की और ये 24 की। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल 5 लाख की थी तो इस साल 6 लाख की होगी, यानी बढ़ गया। जनरल रिजर्व पिछले साल 80,000 का था तो इस साल 1,20,000 का हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस इस बार पिछले साल 60,000 का था तो इस साल 1,10,000 का हो गया। 12% डिवेंचर पिछले साल 2 लाख का था तो इस बार 1,50,000 का हो गया। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पिछले साल 20,000 का था तो इस साल 30,000 हो गया। तो 23 की क्लोजिंग 9,50,000 रुपये, 24 की क्लोजिंग 10,10,000 रुपये। इसी प्रकार आप इधर भी देख सकते हो, 23 की क्लोजिंग 9,50,000 रुपये, 24 की क्लोजिंग 10,10,000 रुपये। तो आप देख सकते हो इसकी क्लोजिंग इससे मैच कर रही है, इसकी क्लोजिंग इससे। तो इससे पता चलता है कि बैलेंस शीट अभी तक तो ठीक बनी हुई है। तो अब हम एसिड साइड भी इसी तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को ऊपर ऊपर। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 की पिछले साल थी तो इस साल 4,50,000 की होगी। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की थी तो इस बार 1,80,000 की होगी। इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी तो इस साल 30,000 की होगी। स्टॉक 1,20,000 का था तो इस साल 1,40,000 का हो गया। डेटर 1 लाख का था तो 1,30,000 का हो गया। कैश एंड बैंक 30,000 का था तो इस बार 80,000 का हो गया। और बच्चों आपको एक ये भी बात बता दूं कि इसमें आपको ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है इस बैलेंस शीट में जो मैंने आपको ना बताया, आपको अटपटा सा लग रहा हो, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो पिछली वाली भी और इस वाली भी पूरी देखी है तो। क्योंकि अभी तक बैलेंस शीट तो हमने पढ़ लिया, क्या है, बिल्कुल इक्वल है सब चीज़, लेकिन ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी एडजस्टमेंट अभी करनी बाकी है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट उनके अकाउंटेंट ने नहीं करी। तो हम देखें कि बार एडजस्टमेंट को पढ़ लें। क्या डेप्रीसिएशन बोला है कि 40,000 रुपये का आपको क्या करना, चार्ज करना है। ये क्या बोल रहा है कि 40,000 रुपये का मेरे पास प्लांट था लेकिन मैंने 35 में बेचा, 40 का था 35 में बेचा, बताओ क्या हुआ, लॉस या फायदा, सर लॉस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 5,000 रुपये का क्या होगा हमारा यहाँ पे, लॉस हो गया। दूसरा देखो, इन्वेस्टमेंट जो मैंने बेचा, यानी एक इन्वेस्टमेंट है जो कितने रुपए की है, मेरे पास 20,000 रुपये की है, लेकिन मैंने बेचा कितने में, सॉरी बेचा कितने में, 5,000 के प्रॉफिट में। तो आप एक बात बताओ, अगर आप कोई भी चीज़ बेचते हो, ठीक है, आपके पास बोलो 20 रुपये का पेन है और आपने उसे 5 रुपये की प्रॉफिट में बेचना, तो आप कितने का बेचोगे, 25 का। लॉजिक सी बात नहीं, इसमें तो कोई साइंस है नहीं।
क्या करा, इसको इसको जोड़ दिया, यानी 25,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट बेची है, 20,000 की कोर्स थी, तो मेरे यहाँ पे क्या हो गया, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इनकम टैक्स पे करा साल के एंड में, ठीक है। डिविडेंड बोले, इन्होंने डिविडेंड भी पे करा, कितना, 30,000 रुपये का। लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों परचेस, यानी हमने यहाँ पे क्या परचेस करा, यानी हमारे यहाँ से पैसा गया है। डिवेंचर, यानी डिवेंचर मतलब क्या होता है, लोन, लोन का मतलब रिडीम करना, यानी पे करा, यानी हमारे हाथ से पैसा क्या है, गया है। और क्वेश्चन हमें आखिरी में खुद बता दे रहा है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर टैक्स है, 1,10,000 रुपये। तो आई होप अभी तक हमने क्या क्वेश्चन को पढ़ लिया और थोड़ी मोड़ी चीज़ें भी समझ ली कि मतलब क्या बेचा, क्या खरीदा है, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो हम अपने चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम चलते हैं अपने किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन की तरफ, सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ लिया, आंसर की तरफ। तो देखो सबसे पहला चीज़ हमें क्या लेना, सबसे पहला चीज़ हमें पेपर ने दे रखा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, क्योंकि इसी से हम क्या पहुंचेंगे अपने बैलेंस, वो आखिरी में वो क्लोजिंग कैश बैलेंस पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे हिसाब से 1,10,000 रुपये, यानी कंपनी की प्रॉफिट कितनी है, 1,10,000 रुपये क्वेश्चन का है। जो क्वेश्चन दे दे उसे मानने का, ठीक है, उसमें कोई भी बहस नहीं करने का। फिर देखो डेप्रीशिएशन क्वेश्चन ने दे रखा था, और मैंने आपको ऊपर वाले फॉर्मूले पढ़ाया कि डेप्रीशिएशन क्या होता है, ऐड करते हैं। फिर मैंने देखो लॉस हुआ प्लांट को, मैंने ऊपर पढ़ा है 40,000 की चीज़ 35,000 में बेची, यानी 5,000 रुपये का उससे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो हम क्या करते हैं, लॉस को ऐड करते हैं ऊपर वाले चीज़, जब मैं पढ़ा था कंसेप्ट वहाँ आपको पढ़ाया था बढ़िया से, एसिड का एग्जाम्पल लेके। ऐसी इन्वेस्टमेंट याद है, 20 की चीज़ 25 में वो 5 रुपये की प्रॉफिट में बेची, यानी 25,000 की। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा 5,000 रुपये का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को माइनस करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको क्या करा, माइनस करा, सॉरी इसको ऐड करा, इन दोनों चीज़ों को, इसको माइनस करा, तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, 1,50,000 रुपये। यानी अब मेरे पास क्या फिगर आ गई, 1,50,000। और इसको क्या नाम देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी ये प्रॉफिट तो है मेरा अभी भी, लेकिन कैसा है, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस का बगैर है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का मुझे इफेक्ट देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट दिया गया है लो के द्वारा। तो वर्किंग कैपिटल होता है क्या बच्चों, अगर आपको 12वीं की कुछ थोड़ी मोड़ी भी नॉलेज हो, ठीक है, या आप कंसेप्ट की, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA में से क्या करना, CL को माइनस करना। यानी करंट एसेट का सारा आइटम लो और करंट लायबिलिटी के आइटम को पढ़ो, और फिर देखो कि करंट। तो चलते हैं हम अपने एक बार बैलेंस शीट की तरफ, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में देखते हैं कि हमें क्या इफेक्ट देना है। तो बच्चों आ जाते हैं हम करंट एसेट में। सबसे पहले देखो स्टॉक 1,20,000 का था मेरे पिछले साल, और इस साल 1,40,000 का हो गया। देखो मैंने आपको रूल बताया था, अगर सी ए बढ़ेगा, करंट एसिड बढ़ेगा, तो मेरे को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और करंट एसिड घटेगा तो मुझे क्या करना होगा, नीचे प्लस करना होगा। देखो यहाँ CA क्या बढ़ा है, तो क्या करूँगा, माइनस। डेटर 1,00,000 से 1,30,000 हो गया, बढ़ा है, तो क्या कर दूंगा, माइनस। सर कैश का भी लेंगे, अरे कैश तो निकाल ही रहे हैं बच्चों। हमें क्या करना, हमारा जो आखिरी आंसर होना चाहिए वो 80,000 रुपये होना चाहिए। अगर मैं आखिरी में 80,000 रुपये निकाल के ले आऊँ तो मैंने ठीक करा है, ठीक है। तो ये तो हमें निकालना है, तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना, ठीक है। करंट लायबिलिटी साइड आ जाते हैं। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, बढ़ा है तो बढ़ाना है, घटा है तो घटाना है, ठीक है। तो देखो क्राइटर 90 से 1,10,000 हुआ है, यानी क्राइटर बढ़ा है तो मुझे भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। एक्सपेंस 20 से 30 हुआ है, बढ़ा है तो मुझे भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या हो गया, मेरे से थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर हो गया, जो माइनस का चीज़ है ना, वो ब्रैकेट जो लगाया माइनस का ऊपर नीचे हो गया। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक बार देखो, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, यह आपको क्या करना है, माइनस करना है। रीज़न मैंने आपको ऊपर बता दिया, क्योंकि स्टॉक और डेटर क्या हमारे CA है, और हमारा CA ऊपर बैलेंस शीट में बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। और क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग ये भी हमने देखा, ये हमारा ऊपर बैलेंस शीट में बढ़ रहा है, पर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसे बढ़ता हुआ दिखाना होगा। बस यहाँ पे ये दिक्कत हो गया है कि ये दोनों माइनस ना होके ये दोनों होना था, और ये दोनों प्लस का होना था। ये दोनों क्या होना था, प्लस का होना था। तो मैं आप क्या करो, अपनी कॉपी में इसे चेंज कर लो। तो ये क्या होगा आपका, -20, ये क्या होगा आपका, -30, ये क्या होगा आपका, +10, ये क्या होगा आपका, +20, ठीक है बच्चों। तो देखो -20 और -30 कितना होगा, सर -50, और प्लस, अरे एक मिनट रुको बच्चों, देखो -20 और -30 कितना हो गया, -50, और +20 और +10 कितना होगा बच्चों, +30। तो एट द एंड आपको क्या करना है, -20 ही करना है। कितना घटाना है, 20,000 रुपये ऊपर में से घटाना है। 1,50,000 में से अगर 20,000 रुपये गए तो मेरे पास कैश जनरेटेड कितना आना चाहिए, 1,30,000 रुपये, ठीक है। तो ये तो हो गया मैंने रियली में पैसा कमाया है, ठीक है बच्चों। ऊपर मैंने बढ़ाया था, इनकम टैक्स भी तो पे करना आपको आखिरी में। तो आपने क्या करा, 1,30,000 में से 25,000 रुपये का इनकम टैक्स और माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, 1,05,000 रुपये। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बिजनेस में वो एक्टिविटी जो डेली बेसिस पे होती रहती है, पूरे साल भर चलती है, उससे मुझे क्या हो रहा है, आखिरी में 1,05,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने दूसरी की तरफ, इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग का एक रूल आपको बस मैं पढ़ाता हूँ, ये याद रखना। अगर कोई भी चीज़ बेचा यानी पैसा आया तो प्लस करना है, कोई भी चीज़ खरीदा यानी पैसा गया तो क्या करना, माइनस। बस अब इसको याद रखोगे, आप क्या करोगे, क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, और कुछ आपको याद ही नहीं करना, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग क्या करी, परचेस करी, तो 1,00,000 रुपये क्या हुआ, पैसे गए, माइनस करा। प्लांट को क्या करा, बेचा, पैसे आए, प्लस करा। इन्वेस्टमेंट क्या करा, बेचा, पैसे आए, प्लस करा। बच्चों यहाँ पे एक लाइन छूट गई है मेरे से, आप नोट कर लेना, क्या छूट गया वो, यहाँ पे हमने एक और परचेस करा है प्लांट, यानी
ये जो सामान बेचा है ना, इसके बदले में दूसरा सामान खरीदा भी है, और वो कितने का है? जैसे मान लो ये 35,000 का ऐसे सेल करा है, ऐसी परचेस भी करा है, मेरे ऊपर की हेडिंग में मिस हो गया था, वो कितने का करा है? 40,000 रुपये का क्या करा? परचेस करा। तो एक रीज़न परचेस करा यानी पैसा गया है, यानी पैसा गया है। तो आप ये देखते देखो, 1 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज करी है, 1 लाख रुपए का प्लांट, यानी टोटल मेरे जेब से कितना पैसा गया? 1 लाख और 40,000, 1,40,000 रुपये। ये आप चीज़ याद रखना। टोटल मेरे पास कितना जेब से पैसा गया है? 1,40,000 रुपये माइनस की फिगर है, ठीक है। और पैसा आया कितना है? 35 और 25 कितना होता है बच्चों? 5 5 10 60, 60,000 रुपये क्या है? आया है। तो मेरे पास क्या हुआ एट द एंड? 1,40,000 में से अगर मैं 60 माइनस करूँ तो 80,000 रुपये का मुझे क्या हुआ आखिरी में? लॉस हो गया। बस आप इस फिगर को ठीक कर लेना एक बार, ये प्रिंटिंग एरर हो गया, मैं आपको जब PDF प्रोवाइड करूँगा उसमें ठीक कर दूंगा ये। तो यहाँ पे आप 40 ना लेके कितना लोगे? माइनस का 80,000 रुपये। हो सकता है बिजनेस में चलता है, जैसे ऊपर वाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम लॉस हुआ, यानी आपने ज़्यादा मात्रा में पैसे जो है इन्वेस्ट कर रखा है, जितना आपको पैसा मिलना नहीं उससे ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ओके है, ये नॉर्मल बिजनेस के टर्म में नॉर्मल है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किससे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने आपको ऊपर बताया था 5 लाख की कैपिटल थी, 6 लाख रुपये यानी 1 लाख रुपये आपको ज़्यादा मिले, पैसा जेब में आया, प्लस कर दिया। डिवेंचर आखिरी में एडजस्टमेंट में बताया था, आपने लोन पे करा यानी पैसा आपकी जेब से करा, माइनस कर दिया। डिविडेंड पे करा, पैसा आपकी जेब से क्या? माइनस कर दिया। तो देखो 1 लाख रुपये प्लस का फिगर कितना? 1 लाख रुपये प्लस का फिगर, और 50 50 30 माइनस का फिगर। तो 1 लाख में से 80,000 रुपये गए, प्लस का 20,000 रुपये, यानी कितना हुआ? प्लस का 20,000 रुपये का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हमने तीनों एक्टिविटी निकाल ली, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तो हमें अब क्या निकालना है कि नेट, यानी ऊपर की तीनों एक्टिविटी से प्लस माइनस करके हमें कितना जो है नेट में मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ। तो देखो बच्चों, 1,05,000 रुपये का तो मुझे ऑपरेटिंग से क्या हुआ? प्रॉफिट। इन्वेस्टिंग से 80,000 रुपये का क्या हुआ? लॉस। और इसमें कितना हुआ मेरा प्रॉफिट? 20,000 रुपये का। तो बच्चों इन सबको अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो मेरा आंसर में क्या बचेगा नेट का? यहाँ पे 85,000 रुपये हटा देना, क्योंकि आपको इन्वेस्टिंग में समझाया था, एक एडजस्टमेंट मैंने इसमें लिखना भूल गया था, तो उसकी वजह से मेरा क्या हो गया था? पूरा ये चेंज हो गया वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है? प्लस का 50,000 रुपये। कितना आएगा आपका आंसर? वो तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस करोगे तो प्लस का 50, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार अपने बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में हम ये देखते हैं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्लोजिंग कितना है। एक बार देखो, ओपनिंग यानी 31 मार्च 23 हमारा ओपनिंग में 30 है, क्लोजिंग में 80। अगर मेरा 80 मैच हो गया यानी मैंने आपको पूरा एडजस्टमेंट ठीक करा दिया है। देखो 30,000 रुपये का, देखो क्या 30,000 रुपये ओपनिंग था, यानी अगर मैं यहाँ पे मेरा कितना था? 50,000 रुपये, 85 सॉरी नहीं लेना, आपको बता दिया मैंने। तो अगर मैं 50 में 30 जोड़ूँ तो ये भी चेंज हो जाएगा मेरा। तो आखिरी में देखो 80,000 रुपये आ गया बच्चों। हाँ, तो हमारा क्या हुआ? ये फुल फ्लैश क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या हुआ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या तरीके वो हमें सोल्व करने होते हैं साथ साथ में, वो समझ आ गया होगा। तो अगर आपको क्या हुआ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और भी ज़्यादा चाहते हो कि मैं इलस्ट्रेशन करवाऊँ तो आप प्लीज़ क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। आपको हैंड रिटन एग्जाम नोट्स चाहिए, रिवीजन के नोट्स चाहिए, ठीक है, या एग्जाम क्वेश्चन चाहिए पिछले 3 4 5 अटैम्प्ट में जाए उन्हें पूरी तरीके से सोल्व कराऊँ, तो भी आप क्या करो? कमेंट करो। और ये PDF मैं क्या कर दूंगा आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर दूंगा, और जो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे उसी पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो क्या करूँगा? बनाऊंगा। तो एट द एंड थैंक यू बच्चों, एंड ऑल इन वन क्लासेस की तरफ से आप सभी क्या रहे? स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे।